You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग पहले कुछ जो ग्रुप में क्वेश्चंस शेयर हुए हैं उसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग विथ एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ सर। देखो एक बार, तो बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ था, when the white light is incident normally on oil film of thickness 10 to the power minus 4 centimeter, refractive index 1.4, then
द वेवलेंथ विच विल बी सीन इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट, ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों के हमने करने के तरीके भेजे थे। ये हो गया था सॉल्व, ये डिस्कस करना है इसको। हो गया था। देखो इसके बाद एक पार्थ ने क्वेश्चन शेयर किया था, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट इज एनालाइज्ड थ्रू अ रोटेटिंग पोलरॉइड। रोटेटिंग पोलरॉइड का मतलब ऐसा कोई अलग सिस्टम नहीं है, एक पोलरॉइड जो रोटेट कर रहा है सिंपली, वो हम लोग बोल सकते हैं रोटेटिंग पोलरॉइड, मतलब कि बेसिकली उसका एंगल चेंज कर रहे हैं। तो उससे हमारा जो बाहर निकलेगा लाइट रे, उसका क्या होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पोलरॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट होता तो पहला स्टेटमेंट होता, बट ये अनपोलराइज्ड लाइट नहीं है। देयर इज अ कंप्लीट डार्कनेस ऑलवेज बिहाइंड द पोलरॉइड, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ पोलरॉइड, तीसरा स्टेटमेंट, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिहाइंड द पोलरॉइड इज मिनिमम बट नॉट जीरो फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द पोलरॉइड। तो देखो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट के बारे में बहुत ज्यादा हमारा कुछ ऐसा हम लोग के लेवल पर कुछ दिया नहीं है कि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, लेकिन पार्शियली पोलराइज्ड लाइट अगर है तो डेफिनेटली किसी भी ओरिएंटेशन में उसकी इंटेंसिटी जीरो तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिहाइंड पोलरॉइड इज मिनिमम बट नॉट जीरो फॉर टू ओरिएंटेशंस ऑफ द पोलरॉइड, ये मेरे को लग रहा है सबसे सटीक और सबसे ज्यादा सही होना चाहिए। क्या आंसर था इसका पार्थ? वही था ना। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट का मतलब कि उसमें पोलराइज्ड लाइट भी है और अनपोलराइज्ड लाइट भी है। तो मान लेते हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग लाइट पोलराइज्ड हुई है उसको तो ब्लॉक कर सकते हैं 90 डिग्री रोटेट करके, लेकिन अनपोलराइज्ड लाइट के कोरस्पॉन्डिंग तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता रहेगा, इसलिए वो हमारा इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। उसके बाद एक हृदय ने क्वेश्चन शेयर किया था, what will happen when the source slit is moved closer to the double slit plane। अब ये जो मतलब हमने जो आंसर दिया था कि उससे कुछ खास नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है ना ये, लेटेस्ट विद द साइड ऑफ ये वाला। इसका भी बहुत ज्यादा हम वो नहीं कर पाए कि एस बाई लैम्डा, देखो इंटरफेरेंस जो है उसमें लिमिटेशन से हम लोग फ्रिंजेस निकालते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए सिर्फ लाइट सोर्स कोहेरेंट हो वो काफी है। अब वो स्लिट विड्थ का असर हमारे इंटेंसिटी पर पड़ता है, ये बात हम लोग पढ़ते हैं। उनके बीच का सेपरेशन कम होने से जो पैटर्न होगा वो चेंज होगा थोड़ा सा, लेकिन नहीं बनेगा। और ये जो एस बाई लैम्डा वाला जो बात है ना, वो बहुत अच्छे से हम फिगर आउट नहीं कर पाए, तो इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं बता पाएंगे। एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं, कुछ और सोचेंगे, पूछेंगे, किसी से बात होगा तो फिर बता पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी नहीं क्रैक कर पाए। इसके अलावा ये देखो एक क्वेश्चन था 25, व्रज ने मुझे फोटो भेजा था। इन YDAC if the width of the slits are gradually decreased, then स्लिट विड्थ को अगर ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे, देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमारा एक मिनट, हाँ जैसे मान लीजिए हमारा ये सामने का स्लिट है, ये स्क्रीन है, डार्क इसलिए डार्क होता है क्योंकि उसके बगल में ब्राइट है। जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर इंटेंसिटी जीरो होती है। जैसे यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके बगल में एक डार्क फ्रिंज है, इसकी इंटेंसिटी जीरो है, बोल के ये डार्क है, इंटेंसिटी जीरो। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और बगल में इंटेंसिटी जीरो है, तो ये डार्क ही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमने स्लिट विड्थ को कम किया तो स्लिट विड्थ मतलब I1 by I2 इज इक्वल टू W1 by W2। तो विड्थ कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो ब्राइट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी।
डार्क ज्यादा डार्क तभी दिखता है, एक टर्म होता है देखो, तुम लोग ने शायद पढ़ा होगा, मैंने इस नहीं बताया, उसको बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी, पढ़े हो? फ्रिंज विजिबिलिटी एक टर्म होता है, और इसका कुछ होता है आई मैक्स माइनस आई मीन, आई मैक्स प्लस आई मीन, ऐसा कुछ होता है ये, आई मैक्स माइनस आई मीन रेशियो होता है ये बेसिकली, आई मैक्स प्लस आई मीन। बोलने का मतलब है कि डार्क फ्रिंज डार्क तभी दिखेगा जब उसके बगल में एक ब्राइट फ्रिंज हो, अदरवाइज सारे तो सेम ही दिखेंगे। फिर मान लो ब्राइट हो ही नहीं, तो डार्क को डार्क कैसे बोलेंगे? अब उसी कॉन्सेप्ट पर हमने इसका आंसर दिया था कि अगर स्लिट विड्थ कम हो रहा है तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो डार्कनेस है रिलेटिवली वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो डार्क है, ब्राइट जितना ब्राइट होगा डार्क उतना ही डार्क होता जाएगा। ये कॉन्ट्रास्ट है ना एक तरीके से, इंटेंसिटी, क्योंकि ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है तो इंटेंसिटी ये इस तरीके से होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, सॉरी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, इस तरीके से। अब ये वाला पार्ट अगर कम होगा तो ये वाला पार्ट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हो रहा है उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी ब्राइटनेस में क्यों चेंज आएगा अगर हम दोनों को बराबर तरीके से डिक्रीज कर रहे हैं? हमने इस क्वेश्चन को इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि तुम लोग का भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा इन वाईडीएससी इफ द, ये लीप का क्वेश्चन है ना? हाँ सर। सूरज, तो इसमें हमको वैसा नहीं मिला कोई भी कि ब्राइट फ्रिंज बिकम लेस ब्राइट और डार्क फ्रिंज में कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसा कोई मिला नहीं। तो हमने इस तरह से सोचा कि अगर ब्राइटनेस कम हो रही है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट में डार्कनेस भी रिलेटिवली कम ही होनी चाहिए। इसका आंसर अलग दिया है ना, उसका आंसर 4 दिया है। ब्राइट लाइट फ्रिंज बिकम लेस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बिकम डार्कर। ये डार्क फ्रिंज बिकम डार्कर ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको? मान लो अगर ये आंसर है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डार्क में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो इंटेंसिटी जीरो ही होती है, अब जीरो का और क्या डार्कर होगा? और हमने जो सोचा है, मतलब जिस तरीके से सोचा है उसका सेंस मेक करता है, बताइए। सर वो फ्रिंजेस क्लोज आ जाएंगी इसीलिए थोड़ा डार्क दिखेगा वो, ऐसा सोच सकते हैं। एक मिनट, फ्रिंज क्लोज क्यों आएगा? क्योंकि अपन इंटेंसिटी स्मॉल कम डी, है ना? अगर स्लिट विड्थ कम कर रहा है तो स्मॉल डी बढ़ेगा और उससे बीटा कम होगा। स्लिट विड्थ एक्चुअली, एक मिनट, if the width of the slits are gradually decreased, you are saying कि beta is equals to lambda d by d। अच्छा, तो अगर ये इसके इसके बीच के विड्थ को कम करेंगे तो हमारा डी बढ़ जाएगा, डी बढ़ जाएगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा तो ये काफी काफी पास आ जाएंगी। एक लॉजिक हो सकता है, ये एक बात हो सकती है, लेकिन कायदे से तुम देखो, व्हाइट ब्लैक अगर कहीं पर कलर हो और व्हाइट को हम लोग वो कर दे, मतलब व्हाइट को थोड़ा डल कर दे, तो ब्लैक भी हम लोग को बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं दिखेगा। ये कॉन्ट्रास्ट में होते हैं इसलिए, जैसे अब
अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी ना, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों स्लिट विड्थ सेम ले लिया, तो इंटेंसिटी दोनों की सेम है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जीरो हो गया। अगर इंटेंसिटी ये जीरो नहीं होगा ना, जैसे मान लो एक की इंटेंसिटी 4i है, 4i नॉट, एक की इंटेंसिटी i नॉट, इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का छोड़ दो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, तो डार्क डार्क के जैसा नहीं दिखता है। डार्क के जैसा तब दिखता है जब इंटेंसिटी जीरो। तो इंटेंसिटी जीरो क्यों दिख रहा है हमको? क्योंकि एक ब्राइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और डार्क इंटेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए वो डार्क दिख रहा है। अगर हमारा ब्राइट की इंटेंसिटी ही हम कम कर रहे हैं तो डार्क और डार्क कैसे दिखेगा, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब ये एक लॉजिक बोल रहा है हृदय, तो हम इसको गलत नहीं बोल पाएंगे। ये लॉजिक में कोई बुराई नहीं है, दिस इज गुड, बट ब्राइट लाइट और डार्क लाइट की जो डार्कनेस होती है ना, वो या तो इंटेंसिटी पर कमेंट करें तो कुछ बात बने, और नहीं तो फिर कॉन्ट्रास्ट फ्रिंज विजिबिलिटी वाला कुछ बात है वैसा। फ्रिंज विजिबिलिटी, हाँ बताइए। सर मैंने अभी जो एक क्वेश्चन भेजा था वो उसी टाइप का है पर उसका आंसर अलग दिया है। अभी भेजो क्या? हाँ If one of the two slits of Young's double slit experiment is painted over so that it transmits half the light intensity of the other, हाँ देखो अब क्या होगा ना कि इसमें जो डार्क है उसकी भी इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। The fringe system would say the bright fringe will become more bright and dark fringe will more dark. नहीं, the dark fringe would be less dark and bright fringe would be less bright. हाँ, यही थर्ड होना चाहिए ना, bright as well as dark fringe would be more dark। नहीं, देखो एक तो हमने painted over so that it transmit half of the light intensity of the other, पहले दोनों की इंटेंसिटी सेम थी, इसलिए जो डार्क बन रहा था ना वहां जीरो इंटेंसिटी हो रही थी। अब आई नॉट और आई नॉट बाई टू का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कराओगे तो जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं होगी, तो वो डार्क नहीं होगा। मेरे को यही पॉइंट लग रहा है कि अगर हम उसकी विड्थ को कम कर रहे हैं ना, तो इंटेंसिटी हम लोग कम कर रहे हैं इंडिविजुअली दोनों की। मान लो अगर दोनों को बराबर तरीके से कम नहीं किया गया, ऐसा भी सोच रहे जितना इसको कम किए उतना ही इसको कम कर दिए, तब तो ठीक है कि दोनों की इंटेंसिटी पूरे टाइम बराबर है। लेकिन अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर नहीं हुई तब तो डार्कनेस कम होगा ही, मतलब अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो डार्कनेस कम नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों को बराबर तरीके से भी कम हुए ना, तो स्मॉल डी के बात को मैंने नहीं सोचा था, स्मॉल डी वाला पॉइंट भी डाला जा सकता है, लेकिन ऐसे हमको नहीं लगता कि डार्कनेस बढ़ना चाहिए, डार्कनेस कम होना चाहिए। ब्राइटनेस कम हो रही है तो डार्कनेस भी कम होना चाहिए। और वो क्वेश्चन टेंथ का भी जो आपने शेयर किया है उसका थर्ड ही आंसर दिया है ना? हाँ सर। हाँ, तो उसमें क्लियरली एक्चुअली हाफ हाफ वाला बात इंटेंसिटी का ये क्लियरली समझ आ रहा है ना। इसलिए जैसे ये बात तुम लोग वेव मोशन से थोड़ा रिलेट करोगे ना, जैसे दो स्टैंडिंग वेव्स भी जब बनती हैं तो नोड और एंटी नोड जब बनते हैं तो नोड पॉइंट रेस्ट में तब होता है जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, ताकि डिस्ट्रैक्ट मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होंगे तब भी वो नोड का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नहीं तो अगर वो दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होते ना तो नोड का भी मूवमेंट होने लगता है। कुछ वैसा बात है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर होता है उसकी इंटेंसिटी जीरो होगी, तभी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमको मिलेंगे। थोड़ी कम ज्यादा होने पर अपने को डार्क बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, कम इंटेंसिटी ज्यादा इंटेंसिटी ऐसा दिखेगा। तो मैं तो अभी भी लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर हमने जो कहा था कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों की इंटेंसिटी कम होगी, वही सही लग रहा है। और ये 39 वाला जो क्वेश्चन आप लोग ने शेयर किया था ना, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिंजेस, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट करके एक होता है जिसमें हमने उसको भेजा नहीं है, न्यूटन्स रिंग करके एक एक्सपेरिमेंट है उसका, उसमें इस तरह से यूज करते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और रिंग्स बनती है वहां पर इंटरफेरेंस में, ऐसे एक लेंस होता है और लाइट ऊपर से फॉलो करते हैं और यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग्स में ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं। तो ये तो डायरेक्टली वही पूछा हुआ है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस वाला। ये देखो ये
रिजॉल्विंग पावर का था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला तो हमको नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो मिला है, हमने जो शेयर किया उसमें यह है कि रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे d डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखते हैं, शायद वही पॉइंट से यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू h by p अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और p को अंडर रूट ओवर p को 2mk, और या फिर 2mqv ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से डायरेक्टली रिजॉल्विंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v हो जा रहा है। और इसके लिए अगर हम y एक्सिस में रिजॉल्विंग पावर रखे हैं और x एक्सिस में हमारा पोटेंशियल है, तो बेसिकली द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, पैराबोलिक होगा कुछ ऐसा। इसलिए इसका ग्राफ तो अपने को सेकंड होना चाहिए। सेकंड ये है। हाँ सर। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पेचीदे होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। इसलिए भी अब मेन स्ट्रीम से इन क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत बार इन क्वेश्चन का जो मेंटल मतलब इनका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन बनाने वाले के मेंटल स्टेट पर डिपेंड होता है, उसने क्या सोच के बनाया है। हम उस तरह से सोच पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन देखो, एन इंडक्टर एक्ट्स एज अ परफेक्ट कंडक्टर फॉर डीसी। पहला स्टेटमेंट जो है, अगर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह देखें तो परफेक्ट एन इंडक्टर एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर फॉर डीसी। परफेक्ट कंडक्टर का मतलब रेजिस्टेंस जीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई अपोजिशन नहीं। तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह अगर देखोगे तो ये स्टेटमेंट को तुम करेक्ट बोलोगे कि रॉन्ग बोलोगे, पहले बताओ मेरे को। करेक्ट। कैसे करेक्ट बोलेंगे? डीसी वेरिएबल नहीं होता। एलआर सर्किट में हमने देखा है डीसी वेरिएबल नहीं होता, डीसी बोला है ना, कांस्टेंट डीसी तो यूज नहीं किया वर्ड। ये एक डीसी सप्लाई है ना, तो जब तक ग्रोथ ऑफ करंट है तब तक क्या ये प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है? नहीं। अगर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह देखोगे ना तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन वही अगर रीजन को देखें, डीसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सेकंड स्टेटमेंट को भी अगर देखा जाए कि डीसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। डीसी हमेशा कांस्टेंट थोड़ा ना होता है मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर डीसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पर क्या कंट्रोवर्सी है कि पहला जो ऑप्शन होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इंप्लाई द फर्स्ट वन। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट तरीके से चेक करें तो दोनों रॉन्ग है। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन को माने तो वो करेक्ट हो जाएगा। अगर तुम लोग को कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है तो मेरे को बताओ कि सर नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। डीसी इज सिंपली टाइम वेरिंग डीसी, तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो एन इंडक्टर एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर फॉर डीसी, ये वर्ड अगर असर्शन रीजनिंग में पूछा गया है तो नहीं, ये गलत होगा। इन स्टेडी स्टेट लिख देता तब भी हम मान लेते कि ये स्टेटमेंट सही हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं सही होगा। अब बताओ इसका आंसर कौन सा दिया है? हमने जो इसका if the DC current remains constant then inductor can be treated as pure conductor as there won't be any drop across it। तो हमने यही स्टेटमेंट लिखा था। मेरे को इस क्वेश्चन का पूरा मतलब ये पूरा बात इंडिपेंडेंटली हमको दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग लग रहे थे। कहां से लिया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहां से लिए हो आप? प्रैक्टिस आइडियाज में।
तो एन इंडक्टर एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर फॉर डीसी, ये इसमें अपने को वही स्टेडी स्टेट कंडीशन या कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट करंट ऐसा कुछ डालना पड़ेगा, तभी स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट होगा। और डीसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये तो खैर ये तो हमने रॉन्ग बोला ही है। Assertion is true statement but reason is false. सर हम्म। सर इसमें डीसी के लिए वैसा नहीं सोचा गया कि फ्रीक्वेंसी 0 है तो उस हिसाब से ओमेगा 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया, वो भी सोचना सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट टाइम मतलब अगर टाइम वेरिंग डीसी भी अगर डाले ना, टाइम वेरिंग डीसी इज पॉसिबल, टाइम वेरिंग डीसी हो सकता है, और डीसी हमेशा कांस्टेंट ही हो ऐसा नहीं बोल सकते। एसी और डीसी में जब हमको कंपेयर करना होता है तो वहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को 0 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वहां पर डीसी कांस्टेंट है। बट डीसी कैन बी वेरिएबल, जैसे ये एलआर सर्किट में डीसी ही है बट ये वेरिएबल है, और ये नहीं बिहेव करता है एज ए कंडक्टर, प्योर कंडक्टर की तरह स्टेडी स्टेट में बिहेव करता है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बिहेव करता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट मतलब सही नहीं लग रहा है सर ये। सर उसमें सिर्फ इंडक्टर की बात करी ना, तो इसलिए शायद फिर परफेक्ट कंडक्टर की तरह माना। अगर इंडक्टर एलआर सर्किट में मानते थे तो फिर वेरिंग होता था। अगर अगर सिंपली अगर सिर्फ एक इंडक्टर को भी बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, उसके क्रॉस भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट का भी कांस्टेंट। एक मिनट, अगर हाँ देखो देखो अच्छा बात है, देखो देखो ये एक बार आया था। मान लो कि इंडक्टर को सीधे तुम बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, क्या होगा बताओ तो? छोड़ दो, रजिस्टर छोड़ करंट दो, बढ़ता जाएगा इनफाइनाइटली। करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा ना वो एल डी आई बाई डी टी होगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू वी। तो किसी भी अगर इंडक्टेंस हमको पता हो तो हम लोग डी आई बाई डी टी निकाल सकते हैं, और डी आई बाई डी टी से हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ करंट निकाल सकते हैं। और इनफाइनाइट करंट इज अ मिथ, इनफाइनाइट करंट तो हो नहीं सकता, तो करंट हमेशा बढ़ता जाएगा और इसके क्रॉस हमेशा एक ड्रॉप होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो उस केस में भी हम परफेक्ट कंडक्टर तो नहीं बोलेंगे, करंट बढ़ता जाएगा, करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टेंस टू इंफिनिटी, डी आई बाई डी टी का एक वैल्यू आएगा एल डी आई बाई डी टी को। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, तुम लोग को हमने दिया था, तुम लोग को दिया था या किसी तुम्ही लोग को दिया था, BL एक मेंस का पेपर, मतलब एक अच्छा पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टाइम हमने कराया था। तो डी ए बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0, करंट हमारा 0 था, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर करंट क्या होगा या फ्लक्स क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस लॉजिक से भी हम देखें तो ड्रॉप तो होगा उसके क्रॉस, परफेक्ट कंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप नहीं होना चाहिए ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया मतलब रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है। तो देखो इंसर्शन रीजन में कुछ तो क्वेश्चन तुमको कंट्रोवर्शियल मिलेंगे ही, मतलब जहां पर पूरी बात से हम एग्री नहीं कर सकते। अब उसने जो क्वेश्चन बनाया होगा, अगर उसने आंसर 3 दे दिया तो उसने मान के चला है कि वही जो पार्थ लॉजिक दे रहा है, उसका भी लॉजिक में क्या गलती है। हम एसी में कहते हैं कि डीसी को इंडक्टर पास होने देता है इसी वजह से कि एक्सएल ओमेगा एल होता है और 2 पाई एफ 0 होता है, लिख देते हैं। इसलिए हो सकता है उसी कंडीशन के कारण ये थर्ड आंसर दे दिया गया हो, बट इंडिपेंडेंट तरीके से अगर सोचोगे ना तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा, और दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम एक रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, डीसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तब पहला स्टेटमेंट को हम करेक्ट मान सकते हैं। लेकिन जैसे कहा कि पहले दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है और उसके बाद फिर अगर उसको चेक करना है तब तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहे हैं, तो मतलब कायदे से इसका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए।
एक और क्वेश्चन, focal length of objective and eyepiece of a Galilean telescope has magnitude this and this respectively. The normal adjustment, the distance between objective and eyepiece. ये गैलीलियन टेलीस्कोप जो होता है ना, इसमें वो उस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। एक कॉन्वेक्स बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, एक बाइकॉनकेव लेंस होता है, तो ट्यूब लेंथ इसमें कम हो जाता है। जैसे मैग्निफिकेशन लगभग सेम होता है, मेरा थोड़ा सा बहुत अच्छे से सेटअप नहीं हो पाया है जल्दी जल्दी में, इसलिए तुम लोग राइटिंग को थोड़ा ओवरलुक करना। वैसे तो ये है नहीं पार्ट, लेकिन अगर ये आया है तो इसमें जो डायग्राम होता है, जैसे हम लोग का नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक बाइकॉनकेव लेंस होता है। और जो पहला इमेज बनता है ना, वो इसके फोकस में बनता है लाइक दिस, इसलिए शायद यहाँ पर माइनस का बात होना चाहिए। ये जो इमेज यहाँ पर बनती है ना, वो इसके फोकस में बनती है। और फिर ये जो लाइट है, इसका फिर इमेज बनाते हैं हम लोग। ये इसका फोकस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक FO। और चूंकि फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये FE होना पड़ेगा ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, तो उस हिसाब से इनके बीच का जो सेपरेशन होगा ना, वो FO माइनस FE ऐसा होना चाहिए। दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है 105, 95 सेंटीमीटर वुड बी द आंसर। ट्यूब लेंथ will be equals to 95 सेंटीमीटर, 100 minus 5, यही है। हाँ सर। उसके बाद देखिए, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ यू यूज 2 सोडियम लैंप्स, दो अलग अलग लैंप यूज करोगे तो सबसे पहले तो इंटरफेरेंस नहीं होगा और पिन होल नहीं होता। पिन होल के कारण इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस होंगी वो अलग अलग तरह की बनेंगी। हम लोग का स्लिट होता है, तो इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट सेक्शन इफ यू यूज 2 सोडियम लैंप्स illuminating 2 pinholes we will not observe any fringe pattern। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। When the phase difference between the two vibrating sources changes, then the two sources are said to be coherent। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, कोहेरेंट नहीं बोलते फेज डिफरेंस अगर चेंज होता है तो पहला विल नॉट ऑब्जर्व एनी फ्रिंज, पहला स्टेटमेंट सही है, रीजन रॉन्ग है। एसर्शन इज करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट दिया। In Young's experiment, if you use 2 sodium lamps illuminating 2 pinholes, we will not observe any fringe pattern। फ्रिंज पैटर्न कैसे बनेगा? अगर इसको इनकरेक्ट दे दिया, इसका मतलब कि फ्रिंज पैटर्न बनेगा? नहीं बनेगा। सर वो बुक में आधे आंसर रॉन्ग ही रहते हैं। ये कौन सा है? ये लीप है? नहीं, ये कौन बुक है? नो योर एनसीईआरटी करके एक बुक दी थी। अरे यार, क्यों इतना सर खपा रहे हैं? सही बता रहे हैं हम। अगर लीप है तब तो हम इतना इसको वैल्यू भी कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा हिचक रहे हैं ना करने में, क्योंकि लीप पे हमने गलत आंसर बहुत रेयर देखे। कोई और बुक होगा तो हमको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा गलत आंसर बोलने में। ये सब क्वेश्चन मतलब ये आकाश में ही दिया क्या? ये जो बुक, ये जो मॉड्यूल दिया है आप लोग को, आकाश में ही दिया है। इन्होंने नई बुक बनाई है, इसे बहुत रॉन्ग है।
बहुत रॉन्ग है। तो आपको कंप्लीटली बात अब तो समझ में आ गया। एसर्शन तो क्लियरली तुम देखो ना, पिन होल हो, ठीक है, एक तो पहले स्लिट होता है जो हम लोग वाईडीएससी में पढ़ते हैं, पिन होल से भी इंटरफेरेंस बनेगा, शेप अलग होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स हो रहा है ना, 2 सोडियम लैंप्स, 2 सोडियम लैंप का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स में इंटरफेरेंस बनाएंगे कैसे? नहीं बनेगा। In YDSC, number of bright fringe or dark fringe cannot be unlimited. बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट को तुम जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे ये 2 स्लिट्स हैं और ये हमारा स्क्रीन है, ये वाला स्क्रीन है। अब इनके बीच का डिफरेंस है d, उसको 4 लैम्डा ले लिया जाए, 5 लैम्डा ले लिया जाए, सब 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 100 लैम्डा, 100 लैम्डा भी ले सकते हैं, 200 लैम्डा, 1000 लैम्डा। तो जो इनफिनिट पर सबसे लास्ट जो पॉइंट होगा उसके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, वो 100 लैम्डा ही होगा, क्योंकि इनफिनिटी पर जाके ये दोनों लाइट रेज ऑलमोस्ट एक ही लाइन में जाएंगी। और अगर 100 लैम्डा हुआ, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कभी इनफिनिट तो नहीं हो सकता। 100 लैम्डा है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर 99 ब्राइट फ्रिंज बने, 99 नीचे बने, तो फाइनाइट ही होंगे, इनफिनिट तो नहीं होंगे। तो इन YDSC नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कैन नॉट बी अनलिमिटेड, ये स्टेटमेंट सही है। इन YDSC पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव कैन नॉट बी मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये भी सही है। और एसर्शन जो है, मतलब एसर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो इंप्लाई भी कर रहा है ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसलिए अनलिमिटेड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें। हाँ देखिए, हमने लीप को देखा है, ये बुक अभी हमने नहीं देखी है, इन्होंने नया प्रिपेयर किया होगा। नए वाले मॉड्यूल में भी बहुत सारे आंसर्स होंगे, बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं। तो ये सारे डाउट्स थे जो कल के दिन आप लोग की क्लास रहेगी मॉर्निंग में, ठीक है। सर दोपहर के बाद, हाँ हाँ सर मैंने एक टाइप करके भी लिखा था एक क्वेश्चन, हाँ, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सेटअप अच्छा करने दो मेरे को, लिखने के लिए थोड़ा सा अभी बराबर नहीं बन रहा है। हाँ 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 हाँ, एक और क्वेश्चन है ड्यूटेरियम वाला। हाँ, ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन विल हैव वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन of Balmer series same or different? If yes, then which will be higher? Deuterium and hydrogen will have wavelength of first line of Balmer series same or different? If yes, then यही पूरा स्टेटमेंट है। हाँ सर, लीप का क्वेश्चन। मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब एक बार बताओगे कि क्या पूछ रहा है? Deuterium and hydrogen atom will have wavelength of first line of Balmer series same or different? If yes, मतलब if yes मतलब नहीं समझ आ रहा है। If same, then which will be higher? सर फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज जो है उसके लिए वेवलेंथ दोनों के लिए सेम है या फिर डिफरेंट है? Okay, deuterium and hydrogen will have the wavelength of first line of Balmer series. Deuterium. ड्यूटेरियम हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना बच्चा? आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो उसमें तो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज चेंज नहीं होगा तो हमारा एनर्जी लेवल क्यों चेंज होगा? और एनर्जी लेवल चेंज नहीं होगा तो दोनों का
वेवलेंथ तो सेम ही होना चाहिए, नहीं क्या? तो उसमें डिफरेंट दिया, हाइड्रोजन का ज्यादा दिया। फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, टाइमिंग सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज मतलब 2 पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन कहीं और से, और फर्स्ट लाइन में मतलब सीरीज से आ रहा है। हाइड्रोजन में क्यों फर्क पड़ेगा? अच्छा ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है क्या? अच्छा नहीं नहीं, ये मतलब किस तरह का क्वेश्चन है ये? ऑब्जेक्टिव था? सर मैं 1 मिनट आपको फोटो भेज रहा हूँ। हाँ ये सही नहीं है, दोनों सेम ही होना चाहिए। एनर्जी लेवल न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की क्यों चेंज होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। भेजिए एक बार क्वेश्चन। ये साची आई है, अभी तो 15 तारीख तक आप लोग की क्लासेस नहीं है ना? नहीं। तो 15 तक if lambda t and lambda h be the wavelength of first Balmer line of deuterium and hydrogen respectively, then lambda is equals to h divided by 2m के, इससे नहीं निकालना है, मतलब ठीक है सेम होगा, आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आंसर रॉन्ग होगा इसका, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना इसमें। हाँ सर वो इंटरनेट से देखा, वो इंटरनेट में देखा। ना 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 ना, ये सेम होगा बट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो एनर्जी लेवल्स की बात है ना, बोर्स मॉडल सेम होगा। lambda p and lambda b the wavelength of first Balmer line of deuterium and hydrogen atom respectively, ना सेम होगा। और तुम क्या बोल रहे थे कि आप लोग अभी तो आकाश नहीं है ना? अभी 15 तारीख तक मॉर्निंग में क्लास करने में तो कोई इश्यू नहीं है क्या? एनीवन हैव एनी एंगेजमेंट इन मॉर्निंग? केमिस्ट्री वाली क्लासेस बच्चे जाते थे, तो वो बच्चे अभी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे को मॉर्निंग में क्लास का प्रेफरेबल टाइम रखो है, क्योंकि इवनिंग में मत रखो, अभी थोड़ा इवनिंग में बिजी बिजी हो सकता है रहे मेरा। तो 15 तारीख तक जब तक आकाश नहीं है तब तक मॉर्निंग में ही रख लो, प्रेफरेबल टाइम बता दो, जितने बच्चे हैं उतने उसके अकॉर्डिंग अपन टाइम रख लेंगे। मैं चाहता हूँ कि 15 तारीख तक 2-2 घंटे की क्लास लेके न्यूक्लियस को तो खत्म कर ही दिया जाए। 6 बजे से नहीं तो 7 बजे से भी कर सकते हो, 7:30 से भी कर सकते हो, 7:30 to 9 या 7:30 to 9:30 कैसा रहेगा? 7:30 to 9:30 चलेगा 2-2 घंटे सर। की क्लास है ना? ऐसा भी तुम मतलब किसी और का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं हो, और अपनी क्लासेस रेगुलर लगातार 4-5 दिन 2-2 घंटे हो जाए, ऐसा सोच कम कम से कम
कम से कम तो न्यूक्लियस तो खत्म हो ही जाएगा, ये 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर होगा, वो 4-5 दिन, वो भी 20 तक खत्म हो जाएगा सब। So we should start now न्यूक्लियाई। देखो ये जो न्यूक्लियस चैप्टर है इसमें टोटल 3 पार्ट है। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर साइज एंड स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। दूसरा पार्ट है इसका, अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके, हम लोग देखेंगे, तो वो फिर उसमें रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, दैट इज द सेकंड पार्ट। और ये तुम लोग के लिए नया नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसमें आप लोग ने रेडियो एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। वही है रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड पार्ट है। न्यूक्लियर रिएक्शन एंड क्यू वैल्यूज, कि अगर हमारा कोई भी रेडियो एक्टिविटी हो रहा है तो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस में जैसे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा प्लस बीटा माइनस, तो इसके क्या क्या बातें हैं, ये सेकंड पार्ट है अपना पूरा। और जो लास्ट पार्ट है ना इसका, वो प्योर थ्योरी है, जैसे न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। अभी तुमने न्यूक्लियर चैप्टर में क्या क्या हटा है वो एक बार देखा नहीं है, इस शायद इसमें कुछ भी नहीं हटा है। न्यूक्लियस चैप्टर से कुछ हटा है क्या? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हट गया, एक मिनट रुको। न्यूक्लियाई में आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टी, डिके लॉ। न्यूक्लियाई में फिर देंगे क्या? आप लोग को न्यूक्लियाई में क्या क्या पढ़ाया फिर क्लास में? तो सब कुछ निकाल दिया है लगभग। कंडक्टर सर आप पढ़ाई दो पूरा। टाइम है तुम लोग देख लो, लेकिन ये तो अजीब बात हो गई, एक्चुअली देखा नहीं था बहुत अच्छे से। हमने कहा था जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे, लेकिन ये तो बहुत पोर्शन हटा दिए यार, तुरंत उससे न्यूमेरिकल का स्कोप ही खत्म हो गया फिर तो। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में तो कोई भी डाउट नहीं है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है किसने की थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड।
was discovered by Rutherford by alpha scattering experiment. अरे पहले बहुत सारा इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर। पहले तो उन्होंने बताया था कि काफी डेंस पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स जेम्स चैडविक। इन 1932, बहुत बाद में ये डिस्कवरी हुई थी, जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। हाँ, गोल्डस्टीन। In 1932, James Chadwick found the existence of spectral particles. Neutron. The nucleus. तो देखो, कोई भी हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स यही होते हैं। और एक न्यूक्लियस को शो करने का जो तरीका होता है, एक्स के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, लाइक एक्स, और यहाँ पर लिखते हैं जेड, यहाँ पर लिखते हैं ए। ये जेड हमारा, और या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसा नोटेशन होता है, या फिर जेड और ए ऐसे भी। तो ये होता है हमारा मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क समझ आता है? हाँ एक इसका बहुत ही गंदा पार्ट है, अब पता नहीं, जब अगर इसका वो पार्ट हटा दिया ना, रेडियो एक्टिविटी, तो ये पार्ट अब हमको लगता है प्रोमिनेंट हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑल। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े लेंदी कैलकुलेशन टाइप होते हैं। उसमें मास नंबर, एटॉमिक मास, एक्सपेक्टेड मास, एक्चुअल मास, ये सब अलग अलग होते हैं। एक तो मास नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आप ऐड करके बता दो। एक होता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट किया गया कि इसका मास कितना है। और एक होता है एक्सपेक्टेड, कि भाई एक प्रोटॉन है तो उसका मास होगा, एक न्यूट्रॉन है तो उसका मास होगा। तो इस तरीके से टोटल मास कितना होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक एटम में तो तीनों होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास काफी छोटा होता है, हम लोग देखेंगे सारा। तो एक्चुअल मास जो एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है वो उससे भी कम आता है। तो ये सब में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले तो आप लोग मास नंबर और एटॉमिक मास इन दोनों को तो अलग समझ ही लीजिए, और इस चैप्टर में हम लोग
एटॉमिक मास में भी दो तरह के एटॉमिक मास की बात करेंगे, एक जो होना चाहिए कायदे से, एक जो एक्चुअली है। और जो एक्चुअली होता है वो जितने होना चाहिए उससे थोड़ा कम होता है, वहां पर मास डिफेक्ट का भी बात आता है। तो अभी हम लोग सिंबल की बात कर रहे हैं, तो a माइनस जेड अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना हो a माइनस जेड। दो तीन सिंबल हम लोग देख लेते हैं, बार बार इसको यूज करना रहता है। जैसे एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए सिंबल यूज होता है P11। न्यूट्रॉन, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है N01। इलेक्ट्रॉन E-10। इलेक्ट्रॉन का ही जस्ट उल्टा पार्टिकल है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नेचर ऑफ चार्ज वाइज अपोजिट होते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट दोनों मास सेम, चार्ज का वैल्यू सेम, नेचर सिर्फ अपोजिट। और अल्फा पार्टिकल ये भी हमारा काम आने वाला है, इसको हम लोग लिखते हैं हीलियम। मोस्टली इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये सिंबल हम लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? पहले इसको AMU लिखा जाता था, लेकिन अब इसको सिंपली यू लिखा जाता है, स्मॉल यू। क्या होता है 1AMU या A1U? देखो, SI यूनिट जो होता है मास का वो kg है, लेकिन kg इज अ वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट होता है। खास करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब हम डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए kg इज लाइक ह्यूज। और अभी हम लोग देखेंगे कि kg में अगर हम प्रोटॉन के मास को लिखें, इलेक्ट्रॉन के मास को लिखें तो वो काफी छोटे हैं, -27, -31। एक और दैट इज नॉट SI, बट एक और वेल एक्सेप्टेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूनिट बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, और इसके लिए रेफरेंस लिया गया कार्बन 12। कार्बन 12 का जो भी मास है उसको 12 यूनिट्स काउंट किया गया, यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको बोलेंगे 1U। 1AMU या 1U दोनों एक ही बात है। पहले के बुक्स में अगर देखोगे तो 1AMU होता है, लेकिन अब उसको जनरली 1U ही लिख रहे हैं। इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन के एक आइसोटोप भी होता है कार्बन 14, ये कार्बन 12 एटम ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के मास को 12 यूनिट लेके 1/12 कर दिया, वही हमारा AMU है। अब जनरली ये डेटा तो याद करने के लिए नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं लिख रहा हूँ 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसी तरह से हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं
mass of proton, mass of neutron, mass of electron. इनके वैल्यूज याद नहीं करना है, बस एक चीज जो हम आपको रियलाइज कराना चाहते हैं वो ध्यान से देखना। जनरली जब भी हम बात करते हैं और इस चैप्टर के अलावा कभी भी बात करेंगे, और खास करके इस चैप्टर में भी अगर बात करेंगे, जब मास डिफेक्ट की बात नहीं होगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को हम लगभग सेम ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सेम नहीं होते। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है, 1.67, प्रोटॉन का मास है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसी को अगर एमयू में अगर लिखना हो तो 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का मास अगर देखोगे तो ये होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका एमयू वैल्यू होता है 1.0087 यू। और तीसरा 9.1, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसलिए इसका डेसिमल में बहुत ज्यादा हमने वैल्यू नहीं लिख दिया। न्यूक्लियस से मोस्टली हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही बात होता है, और 0.00055। अब ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, मतलब ऐसा इतना भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब मास डिफेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना तो ये भी हमारे लिए काउंट होता है। ये जो डिफरेंस देख रहे हो 7387, ये भी काउंट होता है। डेसिमल के तीसरे चौथे प्लेस तक हमको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, और ये याद नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन वैसा आता है तो उसमें वो डेटा देते हैं इसलिए, लेकिन बस हमको जान के रखना है कि ऐसा कुछ होता है। इसके बाद हमारे डिफरेंट न्यूक्लियर ग्रुप्स। डिफरेंट न्यूक्लियर ग्रुप्स, isotopes, what are isotopes? आइसोटोप्स को हम बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, लेकिन इसके अलावा भी हमको कुछ कुछ और बातें समझ में आनी चाहिए। सेम एटम्स, ऐसे लिख लो, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे भी एक आया था हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। एक बात याद रखना कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं, और जब न्यूक्लियर चार्ज चेंज नहीं हो रहा, सेम एटॉमिक नंबर बोलने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज चेंज नहीं हो रहा। जब न्यूक्लियर चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बेसिकली ये सेम एटम ही है, अलग अलग तरीके, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी।
दूसरा है आइसोबार्स। अब ये डिफरेंट एटम्स ही होते हैं एक्चुअली। एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर। but different atomic number. इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती क्योंकि ये दो अलग अलग एटम होते हैं। जैसे इसमें है आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040। इस तरीके से आइसोबार्स होते हैं। जर्मेनियम एंड सेलेनियम, जर्मेनियम एंड सेलेनियम। जर्मेनियम 3276 और सेलेनियम 3476। ये भी दोनों आइसोबार्स हो जाएंगे। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स। atomic nuclei having same number of neutrons। ये सब आप लोग को किस एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना था? नहीं, ये सब ये किस चैप्टर में पढ़ना था? क्लोरीन 1737 एंड पोटेशियम 1939। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम हो जाएंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी नाइट्रोजन 7 एंड 17, ऑक्सीजन 8 एंड 18। इसके अलावा आइसोमर्स, ये हमारे सेम ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर के होते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है आइसोमर्स। आइसोमर्स तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, है ना? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऐसा। एटॉमिक न्यूक्लियाई having same mass number।
and same atomic number. But different nuclear properties. Are called isomers. आइसोमर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? कौन बताएगा? आइसोमर्स होने के फायदे क्या हैं? जस्ट ऐसे ही हमने पूछ लिया, मेरे को याद नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। आइसोडाइफर्स, nuclei having different atomic number and mass number with same excess number of neutrons. ये सब याद कर लेना एक बार। But with same number of excess neutron over proton. प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन जितने नंबर में होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल सोडियम 11 and 23 and aluminium 13 and 27। इसमें देखेंगे प्रोटॉन के नंबर तो 11 है और न्यूट्रॉन के नंबर 12 है, तो 11 and 12 एक से ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर भी 13 अगर प्रोटॉन है तो 14 न्यूट्रॉन होंगे, एक से ज्यादा है। इस तरीके से जितने से ज्यादा है अगर वो सेम होंगे तो उसको आइसोडाइफर्स बोलते हैं। ये पार्ट भी हटा दिया है तो हमको नहीं लगता कि सब क्वेश्चन पूछेंगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन पहले बनते थे। अब आते हैं हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो साइज जो होता है ऑर्डर होता है 10⁻⁻15। ये हम लोग ने एटम के साइज, एटम के टाइम भी देखा था, एटम का जो न्यूक्लियर साइज है। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इफ वी एज्यूम, मैंने बताया था वैसे, इफ वी एज्यूम radius of nucleus as 1 centimeter. सर वो एग्जांपल वाले दोनों आइसोडाइफर्स कैसे? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए ऐसा। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 11, और नंबर न्यूट्रॉन्स इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 12। डिफरेंस कितना होगा? 1।
सोडियम में अगर देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 23 माइनस 11 12। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, एक से ज्यादा है। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम के लिए भी करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 13। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 27 माइनस 13 14। इससे भी एक से ज्यादा होगा। Nuclei having different atomic number and mass number, but with same number of excess neutron over proton. प्रोटॉन से न्यूट्रॉन सेम नंबर से ज्यादा है, उसको बोलते हैं आइसोडाइफर्स। 13 14 11 12। If we assume the radius of nucleus as 1 centimeter, then the size of atom will be 1 kilometer. एक्चुअली ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब ये चीज समझने के लिए कि कितना बड़ा है एक्चुअली साइज में। 10 to the power 15, 10 to the power minus 10, minus 15, minus 10, ऐसे बोलने में अपने को समझ नहीं आता कि ये इनके बीच का जो कंपैरिजन है वो क्या है। ये कंपैरिजन है, अगर 1 सेंटीमीटर का रेडियस न्यूक्लियस का होगा तो 1 किलोमीटर का जो रेडियस होगा वो एटम का होगा। तो 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर का क्या वजूद है। तो हाउ बिग द एटम साइज और हाउ स्मॉल द न्यूक्लियस इज। बात आती है कि जो डेंसिटी है, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to mass number। ये रूल है। वॉल्यूम का मतलब हुआ 4/3। देखो न्यूक्लियस जो है एकदम से स्फेरिकल तो नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको, जैसे एटम भी स्फेरिकल नहीं होता, न्यूक्लियस भी स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन हम लोग को उसको एक लमसम स्फीयर की तरह देखते हैं, इसलिए 4/3 पाई की यूज कर सकते हैं। आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़े हो, कोई भी एटम है उसको स्फेरिकल लेके हम लोग सारा वो मॉडल डिस्कस करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एटम जो है वो स्फेरिकल ही नेचर। यहाँ से आर क्यू जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, और आर जो है दैट प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर ये जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये हमारा किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस का एक्सप्रेशन है, where r naught is 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर। 10 to the power minus 15 को 1 फर्मी भी बोलते हैं, 1 फर्मी, also known as 1 फर्मी। तो हमारे पास अगर कोई भी न्यूक्लियस आएगा तो उसका रेडियस कितना होगा, तो वी आर यूजिंग दिस, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट। और यहीं से हम साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि साइज बढ़ रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और मास नंबर टू द पावर 1/3 रेडियस का जो एक्सप्रेशन होता है। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस
डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस rho is equals to mass of nucleus divided by volume. देखो हमने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास सेम नहीं है, लेकिन जैसे वो पार्ट सिर्फ मास डिफेक्ट वाली चीजों के लिए हमको यूज करना है। ऐसे अगर कहीं पर जैसे अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर दोनों के मास अलग अलग होते हैं, ऐसा ये सब काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग को दोनों के मास सेम ही लेने हैं और मैक्सिमम जगह सेम ही लेने होते हैं, बस मास डिफेक्ट की जहां बात आएगी और प्रिसाइज होकर बता देते हैं कि तुमसे जहां पर प्रिसाइजली पूछ ही दिया जाए, क्वेश्चन में ही डेटा दे दे के क्वेश्चन पूछ दे, तभी तुम उन दोनों के मास को अलग लो, नहीं तो मास दोनों सेम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिटन एज मास ऑफ प्रोटॉन और A into मास ऑफ प्रोटॉन। मास और न्यूट्रॉन एक ही बात है, जितना मास नंबर है उसमें से एक प्रोटॉन के मास को दोगे, डिवाइडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ए और मास ऑफ प्रोटॉन हमारा होता है 1.67, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं तो 10⁻⁻27 डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है हमारा वो है R0 A⁻1/3, तो R0 A⁻1/3 का होल क्यूब। तो ये हमारा R0 क्यूब इंटू A, तो A 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाई 4/3 पाई R0 क्यूब into A. This A will get cancelled और R0 हमारा 1.2 into 10⁻⁻15। मैं बहुत सारे कैलकुलेशंस तो तुम लोग को नहीं करने बोलूंगा, लेकिन पावर का कैलकुलेशन 1.67 into 10⁻⁻27 डिवाइड बाई, जब कांस्टेंट टर्म है सब एक साथ रखो, 4/3 पाई 1.2 होल क्यूब इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। अब ये -15 का होल क्यूब -45 होगा, -45 ऊपर जाएगा तो 1.67 इंटू 4/3 पाई 1.2 क्यूब इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻+45। ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आती है 2.3, नियरली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ऑर्डर याद रखना है, 10⁻17 इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार रियलाइज कर लो कि ये एक्चुअली है कितना। 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब से समझ नहीं आएगा, इसको पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। 10⁻6 से डिवाइड करके एक बार इसको पर सेंटीमीटर क्यूब का देखो, यानी कि 1 सेंटीमीटर साइज का अगर एक क्यूब रहा, न्यूक्लियस जिस मटेरियल से बना है या जिस डेंसिटी का बना है, अगर उसी डेंसिटी का एक सेंटीमीटर का क्यूब हुआ तो उसका मास हो जाएगा 10⁻11 kg। 10⁻11 kg सोच लो कितना kg होगा, टन्स और कितने टन्स में होगा। दैट इज वेरी ह्यूज, वेरी 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 ह्यूज। न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो दो बातें यहाँ से समझ में आएंगी, एक कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है बहुत बहुत ज्यादा है, और दूसरा इसमें मास नंबर का कोई रोल नहीं है।
So density of nucleus is very, very high, and it is independent to mass number. यानी सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग सेम ही होगी। एक इंपॉर्टेंट बात हो सकता है न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी, ये एक प्रोमिनेंट जगह है क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म होने का, क्योंकि अब मोस्टली क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन पार्ट्स को हटा दिया गया है, तो अब छोटे छोटे पार्ट्स जो है या तो डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल की जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये सब छोटे छोटे बेसिक स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट्स हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जितना रिएक्टेंट में मास होता है प्रोडक्ट में भी उतना मास सेम होता है। और एक्चुअली जब पहले रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो पहले के रिएक्शंस में हम मास को अलग तरीके से कंजर्व करते हैं और एनर्जी को अलग तरीके से कंजर्व करते हैं। ये दोनों को अलग अलग एंटिटी की तरह देखा जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने इन दोनों को कंबाइन किया और कहा कि मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास भी एक एनर्जी ही है, और जब कभी मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी निकलेगी वो m E=mc² जो रिलेशन है उससे वो आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा बहुत बार होगा कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं होगा, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से थोड़ा कम होगा। दैट मीन्स डेफिनेटली लॉस ऑफ मास। अब केमिकल रिएक्शंस में जनरली मास का लॉस नहीं होता, इसलिए वहां पर जो भी एनर्जी होती है वो इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वो बॉन्ड्स के टूटने से बनती है। लेकिन और वो एनर्जी होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, नो कमेंट, लेकिन वो एनर्जी रिलेटिवली कम होती है अगर हम उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस की एनर्जी से कंपेयर करें तो। क्योंकि बॉन्ड के टूटने से और बॉन्ड के जुटने से एक लिमिटेड एनर्जी ही बनेगी, लेकिन जब मास डिफेक्ट आता है तो उससे जो एनर्जी बनती है वो ह्यूज होती है। और इसीलिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आप किसी भी रिएक्शन में मास और एनर्जी को अलग अलग कंजर्व नहीं कर सकते। अगर टोटली हम देखें तो मास प्लस एनर्जी कंबाइन कर दिया जाए तो कंजर्व रह सकता है, लेकिन ऐसा कि मास कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है, अलग अलग इन दोनों को नहीं कंजर्व कर सकते। इसी को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। क्या है ये? देखिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, mass energy equation relation mass is another form of energy.
mass can be converted into energy and vice versa. By this relation is equals to mc square इस चैप्टर में जो मास डिफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन काम आता है। जैसे 1 mu अगर मास लॉस होता है तो उससे कितनी एनर्जी बनेगी, तो वो कन्वर्जन फैक्टर में भी हम लोग ले लेते हैं। व्हेन 1 AMU mass is converted into energy, then the amount of energy liberated E is equals to 1.66 into 10 to the power minus 27, ये हमारा m है, into c square 3 into 10 to the power 8 होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगा जूल में, बट इस चैप्टर में भी अपने को एनर्जी जूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 931.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। ये हमारा बहुत काम आने वाला है आगे के डिस्कशन में। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पर। अभी तक बहुत सारे जो बातें हुई वो हमारा इंफॉर्मेटरी टाइप था, तो ज्यादा हम लोग को समझने का बात नहीं था, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी की। बाद में हम देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में। तो पहले समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी है क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और फिर कैसे ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करता है। कुछ देर पहले हमने आप लोग से पूछा था कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और एक्सपेरिमेंट से जो हम मास कैलकुलेट करते हैं, ये तीनों में फर्क होता है। बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक तो कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो जितनी एनर्जी लगी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस को अगर तोड़ना हो तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के तोड़ने से जितनी एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अलग अलग तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं और इसका कैलकुलेशन जो है वो, ये बच्चे बार बार घटते क्यों चले जा रहे हैं। क्लास तो 7:30 बजे तक तो हमने बताया था, 2 घंटे की क्लास। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। 2-3 डेफिनेशन होते हैं इसके। पहला डेफिनेशन है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी
released when nucleus is formed. दूसरा डेफिनेशन इसी में है, ऐसा ही बोला जा सकता है, इट इज एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इतना टाइनी स्पेस में इतने सारे पॉजिटिव चार्ज बंधे हुए हैं, तो डेफिनेटली दे विल फील रिपल्शन। तो ये जो एनर्जी है वो उनको बांध के रखती है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा उनकी बाइंडिंग स्ट्रांग होती है। तो जैसे मैंने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी एक फैक्टर होता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में। तो हम देखेंगे कि इससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट पिक्चर होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी तो खैर है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इससे भी ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी है मतलब उतना ही स्ट्रांगली ये आपस में बंधे हुए हैं। और तीसरा जो डेफिनेशन हमने बताया था कि इट इज एनर्जी कैप्चर टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to separate the nucleons to an infinite separation. इनफिनिट सेपरेशन, बिल्कुल फार फार अपार्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के दो तीन डेफिनेशन भी डेफिनेशन करेगा। अब बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग बात करेंगे मास डिफेक्ट की। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड मास डिफेक्ट, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। मास डिफेक्ट क्या होता है वो देखा जाए। मैं फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर मैं उसका टोटल मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उनमें प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने हैं उसमें न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और जितने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उनके भी मास को अगर ऐड कर दिया जाए। इस तरीके से हमारा जो मास आएगा वो उनका मास होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। जब एक्सपेरिमेंट से वो मास निकाला जाता है तो मास इससे थोड़ा कम आता है, और इसी डिफरेंस को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। डेल्टा एम
इसको लिख लेता हूँ, एटॉमिक मास is always less than the sum of the masses of its constituent particle or fundamental particles. The difference between the total mass of nucleons proton plus neutron and mass of nucleus of an atom gives mass defect. फॉर्मूला वाइज अगर हम लिखना चाहें तो ध्यान से समझ रहे हैं इस फॉर्मूले को। डेल्टा एम is equals to z times mass of proton, z atomic number, mass of proton मल्टीप्लाई हो गया, प्लस a minus z number of neutrons, mass of neutron, ये हो गया expected mass. This is called expected. माइनस m, ये हमारा है एटॉमिक मास। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास एडेड होता है, उसके मास को माइनस कर दो, माइनस z टाइम्स me, तो ये हो गया न्यूक्लियस का मास, और ये एटॉमिक मास में से उतने इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दिया गया, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो z टाइम्स me माइनस कर दिया गया। तो ये जो पूरा टर्म बनेगा ये होगा एक्चुअल मास का, और ये कम है। यही होता है हमारा मास डिफेक्ट। तो जब हमको एक बार मास डिफेक्ट पता चल गया तो बाइंडिंग एनर्जी वी कैन इजीली कैलकुलेट। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इससे करने से ज्यादा अच्छा है कि चूंकि हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर है उसको यूज कर लें, कि ये जब भी हम निकालेंगे तो जूल में आएगा, और ज्यादातर सिचुएशन में हमको इसकी जरूरत इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पड़ती है। तो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है 1 U इज इक्वल टू 9 और इक्विवेलेंट इक्वल टू मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो तो दूसरा फॉर्मूला इसका हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी
इज इक्वल टू डेल्टा m इन u इंटू 931.5 और ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस तरह से। और एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। क्या होता है? कुछ नहीं, जो हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाला है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन मास नंबर से डिवाइड कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ये उसका फॉर्मूला है, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आएगी उसको नंबर ऑफ, ये मास नंबर है, उसे डिवाइड कर देंगे। अब जैसे जो मैं कह रहा था कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफी कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में तुम लोग को शेयर करता हूँ। आज हम लोग यही तक रखते हैं चीजों को, बहुत सारे बच्चे नहीं है। इसलिए न्यूक्लियस स्टेबिलिटी वाली जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी का कैसा होता है। ये देखो, find the binding energy of iron Fe 2656. Atomic mass of Fe is 55.9349 U and that of hydrogen is 1.00783 U and mass of neutron is this. तो हाइड्रोजन का मास अगर ये दिया गया है, मतलब इसमें हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों है, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हमको अलग से दे दिया गया है। और इसका हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस भी अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो अब देख रहे हो ये कैलकुलेशंस कितने बड़े हैं। इसका तो हमको एटॉमिक मास दे दिया गया है, लेकिन अगर डेल्टा एम निकालोगे, सपोज डेल्टा एम क्या होता है, नंबर ऑफ mass of proton z times mp plus a minus z times mn minus mass number minus z times me। तो देखोगे यहाँ पर z टाइम्स ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z टाइम्स mp प्लस me कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस a माइनस z टाइम्स mn माइनस m। अब ये जो है ना मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का हमको दिया हुआ है और 26 है, मतलब कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 26 इंटू
1.00783 plus a minus 56 minus 26 30 into total 1.00876 माइनस ये हमारा टोटल प्लस का टर्म है और ये हमारा दिया हुआ है 55.9349 ये हो जाएगा डेल्टा एम और ये डेसिमल में आएंगे और फिर इसको अपन जो भी वैल्यू आएगा उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल द वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 931.5 इनटू दिस डेल्टा ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी आएगा। तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े कैलकुलेटिव आएंगे, बहुत पेशेंटली करना पड़ेगा और डिफरेंस सिर्फ डेसिमल में ही है। तुम देख सकते हो 26 और 30 56 के आसपास का ये डेटा है, थोड़ा सा उससे ज्यादा, और ये 55.93 मतलब बिल्कुल 56 के पास का ही डेटा है, इसलिए इसमें अप्रोक्सीमेशन ज्यादा वर्क नहीं करेगा। तो एक चीज हमको इस तरह के क्वेश्चन में अवॉइड करनी है, वो नो अप्रोक्सीमेशन। कभी भी अप्रोक्सीमेशन मत यूज करना क्योंकि उतने से ही ये क्वेश्चन बनता है। बाइंडिंग एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डेल्टा एम का वैल्यू डेसिमल में ही बहुत छोटा छोटा वैल्यू रखता है, इसलिए इसके क्वेश्चंस तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिए गए हैं, यू कैन ट्राई दोस। और इसके पहले जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये सब बहुत बेसिक बेसिक बातें थी। न्यूक्लियस में एक तो डेंसिटी वाला पार्ट जो था वो साइज, न्यूक्लियर साइज और डेंसिटी, और दूसरा ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट। तो ये पार्ट हम लोग कल की क्लास की टाइमिंग में लिख देता हूँ, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सेवन 30 to 9:30 बोले थे ना तुम लोग, है ना? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।